हेलो नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज आपको रत्न ऑनलाइन क्लासेज में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। फिर मैं आपका आज सीरीज 5 लेके आया हूँ, सुपर 30 सीरीज 5 लेके आया हूँ, जो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्वेश्चन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो बिहार एसएससी आने वाले एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम, तो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला। देखिए चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा देखिए ध्यान से देखना है और समझना भी है इसके बारे में। ठीक है, देखना भी है और समझना भी है। ठीक है, चंद्रमा के बात किया जा रहा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव, चंद्रमा का कौन सा ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग, सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश, दुनिया का पहला देश यानी विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करता है चंद्रमा को, वो आपका आंसर हो जाएगा आपका भारत। कौन सा है, भारत है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ये जो आपका है ये चंद्रयान, ठीक है ना, ये चंद्रयान 3 के द्वारा, चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान जो 3 है आपका 23 अगस्त 2006 को, 23 अगस्त 2023 सॉरी 23 अगस्त 2006 को लैंडिंग करता है 6:04 में। ठीक है, संध्या के टाइम में। ठीक है ना, ये आपका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, तो भारत बना है। और चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 का, और ये टाइम था 6:04 संध्या का टाइम था। ठीक है ना, ये चंद्रयान, ठीक है ना आपका, ठीक है ना 3 का। इसका जो इसरो का जो अध्यक्ष था, इसरो को जो अध्यक्ष था एस सोमनाथ थे। कौन थे, एस सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ थे, एस सोमनाथ थे। चंद्रयान जो आपका फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चंद्रयान जो है फर्स्ट, ये आपका 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है ना, ठीक है ना, सफलपूर्वक लैंडिंग होता है चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को। इसमें था इस इसरो के जो अध्यक्ष इस समय थे, इसरो के अध्यक्ष वो जी माधवन नायर, जी माधवन नायर थे, जी माधवन नायर। ठीक है, ये आपका है आपका चंद्रयान फर्स्ट का। अब चंद्रयान सेकेंड आ जाता है आपका, ये चंद्रयान सेकेंड, ये जो चंद्रयान सेकेंड है आपका 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019। इसमें था इसरो के अध्यक्ष के सिवन। कौन थे, इसरो के अध्यक्ष के सिवन। इस प्रकार से 3 चंद्रयान भारत में सफलपूर्वक लैंडिंग करता है, और दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला जो देश है वो आपका भारत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। जो ध्वनि तरंग होता है उसकी जो मापा जाता है, आवृत्ति की मापने की इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि तरंग जो मापने की इकाई है आपका हर्ट्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्ट्ज। किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है, मीटर को किसमें नापा जाता है, दूरी को मीटर में नापा जाता है। ठीक है, और न्यूटन जो किसका मात्रक है, कि दाब का मात्रक, पास्कल या बल का मात्रक। किसका मात्रक है, न्यूटन, बल की मात्रक है। किसका है, बल की मात्रक है, किसका, बल का। हर्ट्ज आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड आपका वेग का हो जाएगा। किसका, वेग का मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, ब्रेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। देखिए ब्रेन डंगवाल है, इसके अनुसार कह रहा है हमारी नींद में, ठीक है ना, क्या चलती है, कि हमारी नींद में जीवन व्यापार चलता है। क्या चलता है, जीवन व्यापार। ठीक है ना, हमारी नींद में क्या चलता है, तो जीवन व्यापार। ये जो आपका क्वेश्चन बता रहे हैं आपका स्पेशल ग्रुप बी से संबंधित सब क्वेश्चन है, और ये आपका सभी जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन व्यापार
ये है इस जो जीवन व्यापार है, शीर्षक अगर पूछा जाएगा किस शीर्षक से लिया गया है, तो ये हमारी नींद किस से लिया गया है, हमारी नींद शीर्षक से लिया गया है, ठीक है ना। और ये वीरेंद्र डंगवाल का है हमारी नींद, ठीक है ना, और जीवन व्यापार से संबंधित है। कथा किनका जन्म नाना काना साहब में हुआ था, नाना काना साहब में की जन्म बात क्या है। ये नाना काना साहब का जन्म है गुरु नानक, इसका गुरु नानक, ये गुरु जो नानक है, गुरु नानक ये सिख धर्म के संस्थापक है। कौन है, सिख धर्म के संस्थापक। गुरु नानक कौन है, सिख धर्म के संस्थापक। गुरु नानक कौन है, सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। इसका अगर जन्म की बात किया जाए, ये जन्म जो है इसका 15 अप्रैल 1469 को होता है। कब होता है, 15 अप्रैल 1469 में। इसका मृत्यु जो होता है आपका 1539 में करतारपुर में, ठीक है। इनका मृत्यु करतारपुर में होता है, ठीक है ना। तो किनका जन्म, नाना काना साहब। जो नाना काना साहब अब वर्तमान में कहाँ में पड़ता है, तो पाकिस्तान में काम पड़ता है। ये जगह अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो नाना काना साहब में किनका जन्म होता है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक है और प्रथम गुरु है। जन्म इसका 15 अप्रैल 1469 को होता है, मृत्यु 1539 करतारपुर में होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। यहाँ जिला के बारे में पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जिला, ठीक है ना, किस जिले में उनका जन्म हुआ है। इनका जो जन्म हुआ है बेगूसराय जिला में। कब जन्म हुआ है, बेगूसराय जिला में। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म पूछा जा रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपका बेगूसराय जिला का होता है। ये जन्म आपका 23 सितंबर, ठीक है, 1908 को होता है। कब होता है, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का क्या होता है, जन्म होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। इनका जो जन्म होता है 23 सितंबर 1908 का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है बेगूसराय जिला में। कहता है गैस की मात्रा व्युत्क्रमणुपाती होती है। गैस की जो मात्रा है व्युत्क्रमणुपाती होता है। किसका, गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमणुपाती होता है वो दाब का होता है। किसका आंसर हो जाएगा आपका, दाब। गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमणुपाती होता है वो दाब का होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है इसमें कौन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो जो नहीं होगा वो एक, बाकी का बाकी सब अंतःस्रावी ग्रंथि होगा। और इसमें जो आपका पूछा जा रहा है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये जो आपका दिया है ब्रूनल जो ग्रंथि है, ये ब्रूनल ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। याद रखिएगा, ब्रूनल जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उसके बाद है मेंटल के, ठीक है ना, मेंडल के अनुसार दूसरे नियम स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का, स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम से संबंधित है, ठीक है। स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम से संबंधित है मेंडल के नियम। ये कहलाता है द्विसंकर क्रॉस द्वार। द्विसंकर क्रॉस द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विसंकर क्रॉस द्वार कहलाता है मेंडल के। मेंडल आनुवंशिकता का पिता। याद रखिएगा, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का पिता या जनक, आनुवंशिकता का जनक, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। किसे कहा जाता है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल। और यह किस पौधे का प्रयोग किया था, पूछे आनुवंशिकता के जनक विश्व का किस पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। पूछा जाता है किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। आनुवंशिकता के जनक के लिए मेंडल जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, क्लास आपका आज का जो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुपर सीरीज चल रहा है। आप लोग, हमको लगता है कि सीरीज देखना चाहिए, क्योंकि अगर कम समय में सीरीज देखते हैं तो अधिक क्वेश्चन को आपको जानकारी प्राप्त मिलता है। मुश्किल से आपको 15-20 मिनट का टाइम लिया जाता है और 15-20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करवाया जाता है फास्ट रिविजन के साथ, और वो भी डिटेल्स के साथ करवाया जाता है। तो समय को बचाते हुए आपको तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो देखिए, कहता है रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है। ठीक है, देखिए रक्तचाप और श्वसन गति का जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, उसके लिए होता है मेडुला ऑब्लोंगेंटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा के द्वारा क्या होता है, रक्तचाप और श्वसन गति का नियंत्रण होता है। इससे रक्तचाप जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड जो प्रेशर
है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नियंत्रण किससे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है वर्ष 1960 में महाराष्ट्र का गठन करके मुंबई राज्य की भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। देखिए भाषाई आधार पर विभाजन की बात किया जा रहा है, भाषाई आधार पर, तो हमारे भारत देश में, ठीक है ना, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन, तो भाषा के आधार पर बात किया जा रहा है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का जो गठन हुआ था आपका वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठन हुआ था 1953 से, याद रखिएगा। पूछा जाएगा भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा गठन हुआ था, तो आपका आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठन हुआ था। लेकिन इसके अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो वर्ष 1960 की बात किया जा रहा है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र का गठन करके मुंबई राज्य की भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। वो कौन सा राज्य था, गुजरात, याद रखिएगा। मतलब महाराष्ट्र से अलग हुआ था आपका गुजरात, ठीक है ना, और दोनों राज्य का अगर गठन की बात किया जाता है तो 1 मई 1960 का होता है। कब होता है, 1 मई 1960, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात का, ठीक है ना, अगर गठन की बात किया जाता है तो 1 मई 1960 का होता है, तो इसका आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, 1 मई 1960 याद रखिएगा। कहता है रक्त समूह, ठीक है ना, रक्त समूह की बात किया जा रहा है। रक्त समूह में किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहती है, न तो एंटीबॉडी रहती है न एंटीजन रहता है। देखिए गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो रक्त समूह के बारे में समझिए। पहले तो इसमें रक्त समूह की खोज करता है, ठीक है ना, रक्त जो समूह है, ठीक है ना, रक्त समूह के खोजकर्ता की बात किया जाए वो है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना। रक्त का जो समूह होता है वो 4 प्रकार का होता है। रक्त का समूह कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, याद रखिएगा, 4 प्रकार का रक्त का समूह कितना होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो देखिए मतलब रक्त, ठीक है ना, उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी, ध्यान से देखिएगा, एंटीबॉडी बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। एंटीबॉडी रक्त का ये आपका ग्रुप है, रक्त समूह, ठीक है। अगर ए है, ठीक है, याद रखिएगा आपका ए है, इसमें एंटीजन बी हो जाएगा, ठीक है ना, एंटीजन क्या हो जाएगा, बी, और एंटीबॉडी हो जाएगा ए। अगर आपका बी है, ठीक है, बी है तो आपका हो जाएगा एंटीजन ए, ठीक है ना, एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी। वर्क कीजिएगा, अगर रक्त समूह ए है तो एंटीजन आपका बी होगा, एंटीबॉडी आपका ए हो जाएगा। अगर बी है तो एंटीजन ए हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ए बी है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी है, ठीक है, इसमें ए बी में एंटीजन जो होता है आपको, ठीक है ना, एंटीजन, ठीक है ना, ए बी में एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी सॉरी, इसमें ए बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। जिससे इसका आंसर रक्त समूह में कौन है, जो एंटीबॉडी नहीं हो रहती है, तो इसमें रक्त समूह में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं रहती है, ठीक है ना, रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहती है, एंटीबॉडी नहीं रहती है, तो एंटीबॉडी नहीं रहती है किसमें, एबी में। क्या है, एबी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं रहती। एबी में क्या होता है, एबी में आपका एंटीबॉडी नहीं रहती है, ठीक है ना। ओ में देखिए, ओ में क्या होता है, आपका एंटीजन नहीं रहता है, ओ में आपका एंटीजन नहीं रहता है, और इसमें एबी, ठीक है ना, आपका एंटीबॉडी रहता है। इस प्रकार से आप इसको समझिए और अच्छा से समझिए, फिर से समझा रहे हैं। यहाँ रक्त समूह ए बी में बात कर रहा है, रक्त ए सब ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं रहती है, रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहती है। अगर रक्त समूह ए है एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। अगर बी है एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अगर ए बी है तो इसमें एंटीजन होगा और एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ओ है इसमें एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधे है और क्या एक बीज के में परिवर्तित है। देखिए बीज के बाद क्या है, बीज से खोज लीजिए, आपका बीजाणु हो जाएगा। बीज से क्या हो जाएगा, बीजाणु आपका आंसर हो जाएगा। बीज से क्या हो जाएगा, आपका बीजाणु आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। देखिए यहाँ पर बात क्या है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़, यानी विश्व का सबसे लंबा पेड़ की बात किया जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा पेड़, विश्व का जो सबसे लंबा पेड़ है आपका रेडवुड है। कौन सा है? रेडवुड, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा पेड़ है। ये जो चीड़ है ये आवृतबीजी कहलाता है, आवृतबीजी, ठीक है। आवृतबीजी अनावृतबीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृतबीजी कहलाता है आपका चीड़, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्लास है काफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक मित्रों के साथ, क्योंकि यह क्लास, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कथा मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन से और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए मानव जो विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट याद रखिएगा आपका, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, ये जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है या प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये किया जाता है। इसका मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना। इसका अगर गठन की बात किया जाए, इसका गठन होता है 1965 में। गठन कब होता है? 1965 में, ठीक है ना। गठन कब होता है? 1965 में, ठीक है। और ये जो प्रकाशित करता है, ठीक है ना, यूएनडीपी जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है ये 1990 कब करता है? 1990, याद रखिए कब करता है? 1990 में। आपको कब करता है? 1990 में, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट कब जारी करता है? 1990 ईस्वी में जारी। गठन 1965 में था। मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करता है 1990 में, ठीक है ना। ये जारी जो करता है वो अर्थशास्त्री जो थे, वो आपका अर्थशास्त्री का नाम बता रहे आपका, अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, याद रखिए कहाँ के? पाकिस्तान के। इसका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक, ठीक है, याद रखिए क्या नाम है? महबूब उल हक, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें सहयोग करने वाले थे, सहयोग, इसमें जो सहयोग करने वाले थे भारतीय अर्थशास्त्री भी सहयोग करने वाले थे। सहयोग जो करने वाले थे वो आपका भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन थे, ठीक है ना। और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, भारत में जो राष्ट्रीय, याद रखिएगा राष्ट्रीय, अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात किया जाए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी होता है? ये आपका 2002 में जारी होता है। कब होता है? 2002 में जारी होता है। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा जो है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो मानव विकास जो रिपोर्ट है आपका यूएनडीपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का गठन 1965 में होता है। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था 1990 में जारी किया गया था। अर्थशास्त्री पाकिस्तान के थे जिसका नाम था महबूब उल हक, और सहयोग अमर्त्य सेन भारतीय जो अर्थशास्त्री थे। और राष्ट्रीय मानव विकास की बात किया जाए, राष्ट्र अपने देश भारतीय अगर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने की बात किया जाए तो आपका यह 2002 हो जाएगा। कहता है मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है, ये आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। कहाँ से आंसर हो जाएगा? आपका रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी जो अलकनंदा नदी में मिलती है उसका आंसर आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। कहता है, ठीक है ना, गिद्रा नामक लोक नृत्य में से किस राज्य में है? ठीक है ना, गिद्रा नामक लोक नृत्य है इनमें से किस राज्य में है? गिद्रा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। गिद्रा नामक लोक नृत्य कहाँ हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। हम लोग कहते हैं द लास्ट क्वीन ऑफ द कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक, द लास्ट क्वीन ऑफ द कश्मीर नामक पुस्तक के जो लेखक कौन है? ये आपका राकेश कोल है। कौन सा हो जाएगा? राकेश कोल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द लास्ट क्वीन ऑफ द कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक। कहता प्रसिद्ध तमांग मठ निम्नलिखित में कौन से राज्य में स्थित है? देखिए ये तमांग मठ याद रखिएगा, ठीक है ना। तमांग मठ, ये जो तमांग मठ है, ठीक है, याद रखिएगा तमांग मठ, ये तमांग जो मठ है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है, ठीक है ना। ये तमांग बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है, याद रखिएगा। तमांग मठ बौद्ध धर्म का
बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा मठ है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा मठ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग। कौन सा है? तवांग मठ। कौन सा है? तवांग मठ बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा मठ है, ठीक है ना। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, विश्व के दूसरा पूछा जाएगा, विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। याद रखिएगा। ये कहाँ में पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, ये तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसका जो निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, इसका निर्माण 1680 और 81 में हुआ था। 1680 81 में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। ये विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मठ है और बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण हुआ था 1680 और 81 ईस्वी में होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तथा शिक्षा की वर्षा योजना कब लाया गया था? शिक्षा का वर्षा नहीं होगा या वर्धा होगा, क्या होगा? वर्धा। शिक्षा का वर्धा योजना, ठीक है ना। तो शिक्षा का वर्धा योजना, ठीक है, किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महात्मा गांधी। शिक्षा का वर्धा योजना किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। और ये आपको 1937 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1937 में लाया गया था शिक्षा का वर्धा योजना। कब लाया गया था? 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात किया जा रहा है, ठीक है। पहले आंग्ल नेपाल युद्ध, तो सबसे पहले नेपाल और अंग्रेज के बीच एक संधि होती है। नेपाल और अंग्रेज के बीच, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, अंग्रेज बीच एक संधि होती है। जो संधि होती है तो सुगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सा संधि? सुगोली की संधि। याद रखिएगा, ये संधि का नाम है सुगोली की संधि, ठीक है ना। ये जो नेपाल और अंग्रेजों की संधि होती है, सुगोली की संधि होती है। और ये जो संधि होती है 1800, ठीक है ना, 16 में। कब होती है? 1816 में नेपाल और अंग्रेजों के बीच सुगोली की संधि होती है, ठीक है। 1816 ईस्वी में अंग्रेज और के बीच और नेपाल के बीच सुगोली की संधि होती है। इस समय जो शासक थे, ठीक है ना, आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये 1814 से लेकर 1816 तक, 1814 से 1816 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1816 से 1814 से 1816 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और नेपाल अंग्रेज के बीच संधि हुई थी, जो सुगोली संधि के नाम से जाना जाता है। ये 1816 में हुआ था। और इसके लिए आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा। कहता है लॉयस की खान बादाम पार किस राज्य में? ठीक है ना। लॉयस की जो खान है बादाम पार किस राज्य में? देखिए, बादाम पार की बात क्या जा रहा है। बादाम पार किस राज्य में स्थित है? ये आपका बादाम पार उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये आपका उड़ीसा में। बादाम पार किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है आपका। कहता गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर जो बांध है, ठीक है ना, चंबल नदी का हिस्सा है। किसका है? चंबल नदी का। गांधी सागर बांध किसका है? चंबल नदी। ये कहाँ में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चंबल नदी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, ठीक है ना। उसके बाद है, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, सरदार, देखिए सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड, ये हीराकुंड है, ये उड़ीसा में है। हीराकुंड का उड़ीसा में है। इस पर ये महानदी पर है। उड़ीसा में किस पर है? महानदी, जो सबसे लंबा बांध है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। और महानदी में सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है ना। सरदार सरोवर आपका मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर मध्य प्रदेश से, हीराकुंड उड़ीसा, जो महानदी सबसे लंबी नदी है उड़ीसा, ठीक है, सबसे लंबी महानदी।
कहता भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में पहले जो लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो वह आपका हो जाएगा 1968 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1968 ईस्वी। भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में। ठीक है। आपका प्रथम लोकपाल विधेयक कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है ना? ठीक है ना? प्रथम, ठीक है ना, लोकपाल विधेयक, प्रथम लोकपाल जो विधेयक है वो आपका पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कब बना था? 2019 में। 2019 याद रखिएगा। ठीक है ना? प्रथम जो लोकपाल विधेयक है पिनाकी चंद्र घोष है, जो 2019 में बना था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से स्वतंत्र क्षेत्र को जोड़ता है? ठीक है ना? कौन सा जो दर्रा है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र से जोड़ता है, वो आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा हो जाएगा आपका। आंसर याद रखिएगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका? नाथुला दर्रा हो जाएगा। क्लास देखिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन को विस्तार से बताया जा रहा है। तथा निम्नलिखित में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? देखिए गंतव्य आधारित कर की बात किया जा रहा है, तो गंतव्य आधारित कर आपका वस्तु एवं सेवा कर है। कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर। ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। याद रखिए कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना? अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित करों में से गंतव्य आधारित कर कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर। कहता भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है। उच्चतम न्यायालय, भारत के जो उच्चतम न्यायालय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है या सुप्रीम कोर्ट, क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसका आदर्श वाक्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? ये तो धर्मस्थ जय। क्या है? ये तो धर्मस्थ जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। जहाँ धर्म है वहाँ क्या है? विजय है। इसलिए ये तो धर्मस्थ जय का प्रयोग किया गया है। कहता है ये तो धर्मस्थ जय को महाभारत में 11-12 शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है। ये तो धर्मस्थ जय भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा भारत का आदर्श वाक्य। ठीक है ना? और भारत का आदर्श वाक्य की बात किया जाए, ठीक है ना, ये तो आपका उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य। ये क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य। अब भारत के उस आदर्श वाक्य की बात किया जाए, भारत के आदर्श वाक्य, ठीक है ना, वह सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। ये भारत का उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। ये तो धर्मस्थ जय। कहता है यूरोप का वेस्टर्न समुद्र बंदरगाह कौन है? ठीक है। यूरोप का, ठीक है, यूरोप का वेस्टर्न समुद्र बंदरगाह कौन है? तो आपका रोटरडैम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोटरडैम। कौन सा हो जाएगा? रोटरडैम। याद रखिएगा रोटरडैम। ठीक है। यूरोप का सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह क्या हो जाएगा? रोटरडैम हो जाएगा आपका। पता मृतकट्टम के लेखक कौन है? मृतकट्टम का लेखक आपका शुद्रक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुद्रक हो जाएगा मृतकट्टम का लेखक। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा को इस धारा के रूप में प्रवृत्त किया जाता है, तो ये आपका आंसर दृष्टकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टकारी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ में स्थित है? आपका बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रकार से आपको सुपर 30 का, ठीक है ना, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, आपका डिटेल्स के साथ पूरी क्लास को करवाने का प्रयास किया गया। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अगर आपको क्लास पसंद पड़ता है ना, तो अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उसका लाभ सभी मित्रों और सभी साथियों को प्राप्त हो। ठीक है ना? जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को सफल होने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यह सफलता सभी को मिलना चाहिए। और देश की कहता है विकास में प्रति व्यक्ति आय डिपेंड करता है। अगर देश या समाज या पंचायत की बात किया जाए, तब अपने गांव का अगर बात किया जाए, तो पर गांव में अगर हर व्यक्ति का अगर आय अच्छा है, तो उसे सामाजिक आय बेहतर माना जाता है। अगर सामाजिक आय अच्छा है, तो उसका पंचायती आय अच्छा माना जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरे अगर हम लोग समाज से लेकर देश तक की बात अगर करते हैं, सबका अगर आय बढ़िया है, तो उस देश का आर्थिक इनकम या इकोनॉमी को देश का
बेहतर माना जाता है। ठीक है, उस देश का इकोनॉमी क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। तो मेरा एक जिम्मेवारी भी बनता है कि अगर हम अच्छा क्लास कहीं से ले पा रहे हैं तो उनको एक दूसरे मित्र में शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ख्याल रखें और शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।